Okay, so good morning, everybody. And first of all, I would like to congratulate all of you for clearing level 1 of CA examination, that is foundation exam. एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लैप नहीं कर रहे हैं यार, दिखाई नहीं दे रहे मुझे कहीं पे क्लैप करते हुए. ओके, फैंटास्टिक. एक मिनट सर, अब मुझे ये देख लेना दो. यहाँ से थोड़ा बहुत तो चलेगा नहीं? हाँ, चैट बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए. अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले चैट में मेरे आने से पहले एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि सर आपका नाम बता दीजिए. तो मुझसे मेरे जाने के बाद कहीं ये ना पूछें आप, इसलिए मैं पहले ही अपने बारे में बता देता हूँ. वैसे राहुल ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, सर आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे. पहले भी राहुल ही पूछ रहा था क्या सवाल? अच्छा अच्छा, देखो भाई, अगर आप राहुल ही हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर तुम कोई और हो जो राहुल बन के बैठे हो तो बेटा ऐसा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जहां तक सवाल है, इट इज ए मिक्स लैंग्वेज. टेक्निकल वर्ड सारे सिर्फ इंग्लिश में होंगे. प्योर हिंदी ना तो मैं बोलूंगा, और अगर मैं बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर आपको हिंदी नहीं आती हो राहुल, तब फिर प्रॉब्लम आएगी. जैसे आई डू टीच टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 30 years. जब वो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज पढ़ने के लिए आते हैं तो आई डू टीच देम ऑल्सो. वो अक्रॉस इंडिया वेबिनार होते हैं, और उसमें जो लोग साउथ इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली चेन्नई एंड सराउंडिंग एरिया से, तमिलनाडु से, दे कांट अंडरस्टैंड इवन ए सिंगल वर्ड इन हिंदी. तो वो वाली क्लासेस बेटा प्योर इंग्लिश में होती है. लेकिन यहाँ पे नहीं, आप जिनको इंग्लिश आती है वो भी इतनी इंग्लिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके दिमाग में लैंग्वेज है वो तो कहीं ना कहीं हिंदी है. मतलब राहुल सोचो कि सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे जब आप गहरी नींद में सोए हों और एक आइस बकेट चिल्ड वाटर के साथ में आपके ऊपर कोई डाल दे पूरी की पूरी, तो हड़बड़ा के उठने के बाद धार्मिक वचनों का जो आप उच्चारण करेंगे वो कौन सी भाषा में करेंगे? इंग्लिश छोड़िए, वो हिंदी में भी नहीं होंगे, वो मालवी में होंगे, मारवाड़ी में होंगे, बुंदेलखंडी में होंगे. इसलिए बेटा डोंट वरी अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आई टेक केयर ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स विल बी वेल सर्व्ड. एज फार एज नोट्स आर कंसर्न, तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के नोट्स आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे. हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप हिंदी वाला स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने इशू करा है उसको रेफर कर सकते हैं. मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी चीज़ें तो आपको अपने आप पता चलती रहेगी. मेरे बारे में वैसे ज़्यादा पता करना है तो आप tarunmahajan.in पर देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा. तरुण तू ही बता दे यार, हम कहाँ जाके देखेंगे. तो मैं बता देता हूँ, आई एम तरुण महाजन, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज आई एम अ chartered financial analyst. I did CA in year 1999. I think you were born in 2004. 2003 born, हाथ उठाएंगे जरा. Okay, 2004. बाकी किधर है फिर? 2005 है क्या?
ओके, ऑलराइट। तो जब आप अपने किसी पिछले जन्म में थे, आई डोंट नो इंसान थे, देवता थे, दानव थे, कॉकरोच थे, उस समय पर आई डिड सी ए 1999, दैट्स रफली 23 years back, and then I did CFA that I did in year 2008. when I did CFA, तभी ये कोर्स इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं होता था, तो उस समय इंडिया में सिर्फ 379 CFA चार्टर होल्डर्स हुआ करते थे। द पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड CFA, whole India, less than 400 CFA charter holders were there at that time. I also did one of the post qualification courses of ICAI, which is named as DISA, Diploma in Information Systems Audit, but वो मैं somehow रट के पास हो गया था, तो मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है पर उसका नॉलेज एकदम अंडा है। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट इट। आज की तारीख में अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए जाती है, तो किस प्राइस पे अपना शेयर इशू करे, हाउ टू डिसाइड दैट, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि यार एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाओ और वो आपके शेयर का वैल्यूएशन जब कर दे तो उस प्राइस पर आपको अपने शेयर इशू करना चाहिए। ऐसे कंपनीज एक्ट में 10 जगह लिखा है कि यू हैव टू टेक सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इन सब जगह पे भी लिखा है कि वैल्यूएशन करवाना पड़ता है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, गुडविल का, पेटेंट्स का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, बिजनेस का, वो सारा काम एक्चुअली आई डू प्रैक्टिस एज ए वैल्यूअर। I hardly practice as an auditor or as a tax consultant. No, I do practice as a valuer across India. और साथ में थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा the Companies Act 2013 and the Negotiable Instruments Act 1881, which will roughly cover 70-75 marks of your paper number 2 of CA Intermediate. और सेकंड ग्रुप पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और CA फाइनल में मैं पढ़ाता हूँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना होगा, तो आपको ICAI, ICSI या ICMI के पास जाना पड़ेगा, वो मेरे पास रीडायरेक्ट कर देंगे और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यूएशन। और अगर आप वो कोर्स करेंगे तो आपका मेरा साथ छोटा नहीं है, लंबा है, बहुत दूर तक का साथ है, इसलिए अच्छी बना के रखना। सम पीपल से बड़ी स्ट्रेंज चीजें हैं। चलो थोड़ी सी मेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ और बात करता हूँ। When I did CA in year 1999, तो टीचिंग को तो कुछ खास ऐसा लोग मानते नहीं थे कि अगर आप एक टीचर हो। आई वॉज प्रैक्टिसिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। टीचर मतलब थोड़ा ऐसे दिखते थे कि अच्छा और कुछ हुआ नहीं तुमसे, सीए भी बन गए, उसके बाद भी पढ़ा ही रहे हो। आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। उस समय टीचिंग प्रोफेशन में पैसा नाम की चीज नहीं होती थी। आई वॉज जस्ट पैशनेट अबाउट इट बिकॉज व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए मेरे पास आते थे, कुछ जूनियर्स भी, और वो बोलते थे अरे भाई आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हो, तो आप हमको थोड़ा सा बता दो। तो ओवर ए पीरियड आई रियलाइज कि टीचिंग के लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इज यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विदाउट ट्रांसमिशन लॉस। मैं जो मेरे दिमाग में है अगर वही आपके दिमाग में डाल पाऊँ, then I am a good teacher. So I started because I was passionate about it. Several years after, it became a profession, and a huge money came into this profession. और जब इस प्रोफेशन में पीछे बहुत सारा पैसा आया, तो बहुत सारे लोग विथ कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें कूद गए। और जब कमर्शियल इंटरेस्ट होता है तो नोबल कॉज खत्म हो जाता है। दो चीजें होती है, यू आर पैशनेट एंड यू आर अर्निंग मनी, इट इज वन थिंग। You want to earn money, hence you are here, is a different thing.
तो अभी कई तरह के मार्केटिंग गिमिक्स भी चलते हैं, बहुत सारी बातें उसमें होती है। एंड ऑल ऑफ अस आर टीचर्स लाइक दिस ओनली, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड टीचिंग, नाटा सर तो और पहले से पढ़ा रहे हैं, कभी तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। इनफैक्ट आपके लिए भी हो सकता है वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। Out of many career opportunities available, this is also one of those career opportunities, and do it if you're passionate about it. अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें ऐसा भी मार्केटिंग गिमिक्स है जमाने भर के। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई यू आर बॉर्न 1999, तो करो कैलकुलेशन करो मेरी एज का। नॉट बॉर्न 99, बिकेम सीए इन 99, 23 साल तो तुमको सीए किए ही हो गए। और आई डिड सीए व्हेन आई वाज 22। लगाओ टोटल। तो तुम 45 इयर्स के हो, यानी तुम हो गए बूढ़े। और बूढ़े लोग क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी बात बताता हूँ कि सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना बहुत ढेर सारा नॉलेज चाहिए ही नहीं जितना हम लोगों के पास में है। आप फाउंडेशन पास हो गए ना सारे, यू कैन स्टार्ट टीचिंग फाउंडेशन टुमारो। आप कल से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी साल भर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार फाउंडेशन में जो पढ़ा वो भी कोई पढ़ाई थी। 10th को लेके लगता है क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था, कि अरे क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था वो भी कोई पढ़ाई थी भला? वो तो मतलब ऐसे ही मजाक चल रहा था। सिमिलरली आप फाउंडेशन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो कल से। बोर्ड लगा दो आप भी, यहाँ बहुत सारी साइकिल्स घूमती है हमारी क्लास के बाहर, आप भी एक घुमा सकते हो फाउंडेशन क्लासेस की। बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि यार यहाँ सब आते हैं तो यहाँ एडवर्टीजमेंट करना बेस्ट है। आप भी शुरू कर सकते हो एडवर्टीजमेंट। बट लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, कि पढ़ के पढ़ा देना और बच्चों को कोई चीज रटवा देना जिससे वो एग्जाम में जाकर के उसको उगल करके आ जाए इज वन थिंग। और ये विजन होना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अगले 25 साल तक आपको कैसे काम में आएगा इज अ डिफरेंट थिंग। ऑल ऑफ अस आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड वी नो इट वेरी वेल with our n number of years of experience कि जो आप पढ़ रहे हैं वो लाइफ में कैसे कनेक्ट होता है। जो सिलेबस है इतना बड़ा, उसमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ एग्जाम के लिए यूजफुल है लाइफ में, जिसका इंपॉर्टेंस कम है? कौन सा एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैसे एग्जाम्पल्स आपको कोट किए जाएं कि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि आप जब इंटरमीडिएट पास हो जाएं तब मुझे थैंक यू बोलें, उसमें कोई मजा नहीं है। 20 साल बाद आपका एक मैसेज आए कि थैंक यू फॉर टीचिंग सर, योर कंसेप्ट्स आर स्टिल पेइंग अस। दैट इज आवर एक्चुअल अर्निंग। वी स्टिल गेट मैसेजेस फ्रॉम द बैच ऑफ 1999 एंड 2000। अभी 5 साल पहले मुझे एक मैसेज आया, मतलब आफ्टर टीचिंग फॉर 18 ईयर्स, कि मैंने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस स्टूडेंट को पढ़ाया था सीए फाइनल में, और उसमें एक चैप्टर होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे एक कंपनी अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड तो समझते हो ना मैं बोले जा रहा हूँ, भाई मल्टीनेशनल कंपनी है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है और उनको दूसरी करेंसी में डील करना पड़ता है और वो करेंसी के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसको मैनेज कैसे करें। दैट फेलो सेंड मी व्हाट्सएप। उसने बोला कि सर मैं नाइजीरियन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ पिछले कुछ साल से, और हमारे यहाँ पे ये कोई कंसेप्ट फॉरेक्स का अप्लाई होते नहीं थे, और मैंने ये कंसेप्ट पिछले 1 साल में अप्लाई करे, एंड यू वोंट बिलीव द फिगर। उसने नाइजीरियन करेंसी में बोला था, मैंने उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखा कि उस हेजिंग से, सारे टेक्निकल वर्ड से, मैंने अपनी कंपनी के 750 करोड़ रुपए बचाए। कैन यू इमेजिन द नंबर? कि मैंने उस टेक्निक से जो सीखी थी आपसे, वो मेरे दिमाग में तब भी फ्रेश थी, और मैंने उससे अपनी कंपनी के 750 करोड़ रुपए बचाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं है, वो स्टार्ट ऑफ द जर्नी है।
और उसके बाद बिलीव मी, पता नहीं क्लासरूम में बोली हुई कोई बात आपको किस दिन जाके 5-10 लाख रुपए पे कर जाएगी, आपको पता भी नहीं है इस बात के बारे में। तो आप अगर आज फाउंडेशन पढ़ाना चालू कर देंगे तो वो आप फाउंडेशन के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे होंगे। एटलीस्ट उनको ये अवेयरनेस लाइए कि भाई साहब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, बट मैं आपको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं दे पाऊंगा जो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। उसके बाद इफ दे आर ओके देन इट्स फाइन। तो यहाँ पे हमको कोई 3 घंटे तक डांस करके नहीं दिखाना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। एनीवेज, somebody is saying कि अरे भाई तुम्हारे में क्या एनर्जी है, तो मेरे इंट्रोडक्शन में 3 लाइनें मैंने और जोड़ना भूल गया। आई हैव रन फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स। मुंबई मैराथन नाम सुना है आप लोग? मैराथन सुना है? सर फालतू काम है, जाके दौड़ना पड़ता है उसमें। तो आई डिड इट इन मुंबई। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैराथन इवेंट जो है मुंबई में होता है जनवरी मंथ में हर साल। तो वहाँ पे एक 42 किलोमीटर मैराथन मैंने किया था, 5 hours 45 minutes रफली। आई एम द फर्स्ट साइक्लिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश हु डिड साइकिलिंग फॉर 600 किलोमीटर्स। सैटरडे मॉर्निंग शुरू किया, संडे नाइट खत्म, 37 hours। I did swimming also for 3 hours 15 minutes roughly and it was 7 kilometers। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपने अचीवमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को कोई बोलेगा यार तुम्हारी ज़िंदगी तो बोरिंग है यार, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। लाइफ इज़ फन आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सी आई एम एंजॉयिंग इट एंड यू विल ऑल्सो डू द सेम वन डे, राइट। तो यहाँ पे कोई साइकिलिंग कंपटीशन नहीं है कि 37 घंटे साइकिल चल के बताना है, और चलवा लो तो वो भी चला दूंगा, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। एनर्जी इज ओके बट एक्सपीरियंस इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डिलीवरिंग समथिंग। एंड बिलीव मी, यहाँ पे आपको वो सब मिलेगा। नाटा सर इज ए वेरी मॉडेस्ट पर्सन, वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन उनके पास में जो एक्सपीरियंस है वो कमांडेबल है। बाकी सारे एक्सपीरियंस के साथ में वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस भी देंगे जो आपका सब्जेक्ट ही नहीं। बातों में कहीं वो ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि आज ये जो नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी नाम का एम्पायर खड़ा हुआ है उसके प्रमोटर नहीं है, राइट। तो एक इंस्टीट्यूशन को इतने साल तक सक्सेसफुली रन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो हार्ड वर्क है। और अगर आप बोलो कि मैंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क का सबसे बड़ा आइकन अगर कोई देखा है तो वो सी अनिल नाटा सर। आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि सुबह 7 बजे जब क्लासेस का लोड थोड़ा और ज़्यादा होता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, 6:45 बजे सर घर से निकलते थे और रात को 9 बजे वापस पहुंचते थे। फुल टाइम, मतलब मंडे टू सैटरडे तो यही है और संडे भी हाफ डे, और बचे हुए हाफ डे में स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग एंड नोट्स डेवलपमेंट एंड व्हाट नॉट। तो अगर आपको देखना है कि यार लाइफ में सक्सेस कहाँ से आती है तो उसके पीछे मंत्र है हार्ड वर्क। वो आपको देखो यार, यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल। बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप सर को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये बात आएगी कि मुझे भी हार्ड वर्क तो करना है, और आपने किया भी है, इसलिए तो आप एग्जाम पास होके यहाँ पे आए। आशीष सर आपको इनकम टैक्स पढ़ाएंगे कि He doesn't practice income tax at compliance level, कि भाई साहब मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरा रिटर्न भर दूँ। नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा 50 करोड़ का इनकम है, रिटर्न भर दूँ। वो काम तो उनका स्टाफ ही कर लेता है। जब रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि भाई साहब मुझे लग रहा है आपने इनकम कम दिखाई है, मेरे हिसाब से ज्यादा है, आपको 50 लाख रुपए टैक्स छोड़ देना चाहिए, 10 लाख रुपए टैक्स छोड़ देना चाहिए। तब वो बंदा आशीष सर के पास आए कि सर ये बहुत पैसा मांगते। फिर वो अपील फाइल कर देंगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट, कमिश्नर अपील। फिर मान लो वहां हार गए तो अगला केस लड़ा जाएगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर मान लो वहां हार गए, या मान लो कमिश्नर अपील में आशीष सर जीत गए, तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को बुरी लगी ये बात, उन्होंने ये केस ट्रिब्यूनल में ले जाके खोल दिया। ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करना छोटे मोटे लोग के बस की बात नहीं है, लेट में चलिए। वहां आशीष सर जीत गए,
डिपार्टमेंट को बुला लगा कि हमारे पैसे जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट चले गए, वहां भी आशीष सर केस लड़े। वो विजन, वो एक्सपीरियंस उनके पास। असीम सर आपको पढ़ाएंगे, पूरे देश भर को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाते हैं। सो ऑल फैकल्टीज हियर हैव वेरी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इन ईच ऑफ देयर एरिया, और उसका बेनिफिट जब आपको मिलेगा ना, तो बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वाला बेनिफिट हमको एडिशनली मिलता चला जा रहा है। आपको लगेगा ये सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, उसी पे फोकस है इनका, बट जाने अनजाने कुछ न्यूट्रिशंस वो वाले आपके अंदर, विटामिन ए बी सी डी सारे अंदर जाते रहेंगे। दैट्स द बेनिफिट। और डेफिनेटली आपको जो जब भी कुछ कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल फ्रैंकली पूछिए, कहीं भी कुछ घबराने डरने वाली बात नहीं, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं है। मैं आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस के बारे में आपको पता है? क्या जानते हो? कितने ग्रुप्स हैं सीए इंटरमीडिएट बताओ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 2 ग्रुप्स, ओके। फर्स्ट ग्रुप में कितने पेपर हैं? हाउ मेनी? 4। सेकंड ग्रुप में कितने पेपर हैं? 4। टोटल कितने मार्क्स का है बोथ ग्रुप एग्जाम? 100 मार्क्स ईच। तो अभी जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम सेकंड ग्रुप की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे? फर्स्ट ग्रुप। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पेपर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड पेपर नंबर 4 इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अब इसमें पेपर नंबर 1 जो है, इसमें अकाउंट्स का पूरा पार्ट नाटा सर आपको पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट असीम सर पढ़ाएंगे। अगर आप फाउंडेशन में उनसे पढ़ें तो आप उनको ऑलरेडी जानते हैं। पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 70-75 मार्क्स मैं पढ़ाऊंगा, और बचा हुआ 25 मार्क्स असीम सर आपको अदर लॉस पढ़ाएंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स पूरा आपको निखिल सर पढ़ाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद में 100 मार्क्स जो इनकम टैक्स एंड जीएसटी है, उसमें इनकम टैक्स वाला पार्ट आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, आशीष गोयल सर, और जीएसटी वाला पार्ट फिर से आपको निखिल सर पढ़ाएंगे, राइट। उसके बाद में फिर सेकंड ग्रुप वो अभी चालू नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार फर्स्ट ग्रुप आपका सेटल हो जाए, फिर धीरे से हम सेकंड ग्रुप के 1-2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। उसमें एडवांस अकाउंट्स वाला पार्ट नाटो सर आपको पढ़ाएंगे, उसका जो थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट होता है 30, आई डोंट नो कितने मार्क्स, 30 अराउंड, वो असीम सर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद वहां पर एक पेपर है ऑडिटिंग 100 मार्क्स का, पूरा असीम सर आपको पढ़ाएंगे। फिर वहां पर एक पेपर है EIS एंड SM, तो EIS वाला जो पार्ट है वो आपको सागर विजयवर्गीय सर पढ़ाएंगे, और SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट दीपक मूलचंदानी सर पढ़ाएंगे। फिर वहां पेपर नंबर 8 आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, 60 मार्क्स का FM मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स फिर दीपक सर आपको पढ़ाएंगे। नाउ श्रवणी इज आस्किंग सर डेली कितने आवर्स की क्लास रहेगी? तो इनिशियली 5 to 6 आवर्स रहेगी। जैसे आप अभी तो 1-1.25 घंटा अगर लगता है तो 5 आवर्स है, फिर 1.5 आवर ड्यूरेशन होगा तो 6 to 6.5 आवर्स हो जाएगी। फिर सेकंड ग्रुप की जब हम चालू करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5 आवर्स की क्लासेस फिर लंबे समय तक चलेंगी उसके बाद, राइट। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बोथ ग्रुप करते हैं कि सिंगल ग्रुप। वैसे अगर आप मुझे पूछें तो आई विल रिकमेंड कि आप में पढ़ाई करने का अगर दम है तो आपको बोथ ग्रुप्स करना चाहिए। क्या मार्क्स आप लोगों के 200 to 240 स्कोर करने वाले बच्चे हाथ उठाएं? ऑनलाइन वाले तो अपने मार्क्स पोस्ट कर दो यार डायरेक्ट 200 to 240, ओके। 240 to 300, 241 to 300, oh my god, and above 300 ऑनलाइन पे भी जरा हम चेक करते हैं। ढेर सारे मार्क्स आए बच्चों, ऑन एन एवरेज 281, 266, 225, 205, 200 पे पास होने वाले खुशकिस्मत लोग कोई हैं? एग्जैक्ट 200। अरे जतिन, लोकेश,
अच्छा, कितना है? डॉट 220? अरे नहीं, अरमान के आए एग्जैक्ट 200। वाह, पार्टी अगर किसी से लेनी बनती तो पीहू एग्जैक्ट 200 तो इनसे बनती, क्योंकि एक नंबर भी कम होता। ओके, ग्रेट। आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो फिर पढ़ाना शुरू करना। तो क्या ही पूछे, हम तो आ गए, आज तो हम आ गए, ये बड़ी बात नहीं लग रही आपको? पूछने के लिए कुछ भी नहीं है आज हमारे पास। सब बोथ ग्रुप में कितने मंथ्स लगेंगे? मंथ्स मत गिनो। देखो, आपको अगर जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो अर्ली बर्ड में आना चाहिए था, राइट? वैसे भी वेल विद इन टाइम सिलेबस खत्म होगा, आपका मई अटेम्प्ट होगा, तो एट द मोस्ट फरवरी एंड तक 100% क्लासेस खत्म हो जाती है, शायद उसके पहले ही हो जाएगी। और मार्च और अप्रैल जो है वो आपको पूरा पूरा फुल रिवीजन के लिए मिलेगा। क्लासेस थोड़ा जल्दी खत्म हो गई, मतलब 2 मंथ्स तो आपको पूरे डेडिकेटेड रिवीजन के लिए हैं, शायद 3 मंथ्स भी मिल जाए। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कम छुट्टियां मांगते हैं। सर दीपावली पे 8 दिन की छुट्टी तो चाहिए, क्रिसमस पे 3 दिन, न्यू ईयर पे 2 दिन, बाकी तो फिर छुट्टियां तो सर टाइम टाइम पे त्योहार व्यवहार की देनी चाहिए ना आपको। वो आप पर डिपेंड है, जितनी कम छुट्टियां मांगोगे उतना जल्दी सिलेबस खत्म होगा। बट इन एनी केस द लास्ट कट ऑफ इज फरवरी एंड, उसमें तो हर हाल में सब कुछ खत्म हो जाता है। और फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस तो अभी हम लोग अगस्त मिड में हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते तक, दिसंबर एंड तक तो फर्स्ट ग्रुप का काफी कुछ सिलेबस खत्म होने को आए। फिर भी अगर आप में से किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी हो तो जो अर्ली बर्ड में हमने पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग देखिए। ऐसा कोई भी नहीं होता है, आप हमारे साथ चलिए, वो आपके लिए बेस्ट हो, राइट? सर कॉर्पोरेट लॉ में एक्ट कितना है? अरे बेटा, सब कुछ एक्ट ही तो होता है। मतलब हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो है द कंपनीज एक्ट 2013, तो हम पूरा का पूरा, मतलब पूरे 60 मार्क्स, आप शायद मार्क्स पूछना चाह रहे होंगे, सेक्शन पूछ रहा है। अच्छा, एक्ट कितना है, मतलब ओ यस, अरे वाह, थैंक यू फॉर डिकोडिंग। तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक हमारे सिलेबस में कवर होता है। कहां से कहां तक? 1 से लेके 148 तक। यूं तो 456, 458 तक के सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन 1 से लेके 148 तक आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है। सर सिंगल ग्रुप के लिए कितना मंथ्स लगता है? अरे उसकी तो आप चिंता करो ही मत, वो तो खत्म हो जाएगा, फिर आप आराम से फैल करके रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आई। सर टेस्ट होगा क्या? राहुल, मैं इसका उल्टा सवाल पूछूंगा, टेस्ट दोगे कि नहीं? टेस्ट होगा, जरूर होगा, फ्रीक्वेंटली टेस्ट होंगे, रिटर्न टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यू टेस्ट भी लूंगा, और मेरी तो एक स्पेशलिटी है, मैं तो ओरल टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कुछ होता है तो वो ओरल टेस्ट। सबसे आसान है एमसीक्यू टेस्ट, उससे नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट आता है रिटर्न, उससे नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट आता है ओरल, जिसमें आपको फटाक से जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब आपको, सर मैं तो ऑनलाइन हूँ, मेरे क्या करोगे, रिमूव कर दूंगा जवाब नहीं दोगे तो। तो बेटा रिटर्न टेस्ट भी होंगे, ओरल भी होंगे, पर्याप्त टेस्ट होंगे। मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि आप बोलो कि टेस्ट ले लो और मैं कहूँ कि अरे नहीं नहीं अभी देखते हैं। अक्सर ही ये जरूर होगा कि हम बोलेंगे टेस्ट है और आप बोलोगे अरे सर थोड़ा तो रहम करो, अगले वीक रख लेना, अभी तो ढंग से पढ़ाई हुई नहीं है। चलो सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कितने टीचर से पढ़ने को मिलेगा हमें इंटर में? आप शायद लेट लॉग इन हुए, अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर पहले दोनों ग्रुप की तैयारी करके अगर जनवरी तक सही लगा तो एक ग्रुप दे। हाँ बेटा,
वो 2 से 1 पे उतर के आने का ऑप्शन तो लाइफ में हमेशा ही अवेलेबल है। और इनफैक्ट इसीलिए ना बोथ ग्रुप ही करना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल ग्रुप पढ़ते हैं ना वो बाद में अगले अटेम्प्ट पे उतर आते हैं फिर कि अरे ये वाला तो नहीं हो पाया। जो बोथ ग्रुप पढ़ते हैं उसमें से मेजॉरिटी तो फिर बोथ ग्रुप दे भी देते हैं, और जो बच्चे थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं वो फिर अगर डाउन भी गिरेंगे तो बोलेंगे चलो कम से कम एक ग्रुप तो दे ही देता हूँ। यू नीड टू एम हाई, देन यू विल बी एबल टू अचीव मॉडरेट, राइट। आप ऑल इंडिया रैंक बोथ ग्रुप प्लान करो तो बोथ ग्रुप जरूर क्लियर हो जाओगे। तैयारी ऑल इंडिया रैंक की करोगे तो बोथ ग्रुप गारंटेड। तैयारी बोथ ग्रुप की दिल लगा के करोगे तो एक ग्रुप गारंटेड है, दो तो पास हो ही सकते हो, पर एक तो गारंटेड हो गया। और एक की ही तैयारी करोगे तो क्या गारंटी फिर उसमें भी शायद आप अगले अटेम्प्ट के बारे में, फिर बच्चा क्या सोचता है और मैं अगले अटेम्प्ट में ना दोनों एक साथ दे दूंगा, इस बार तो छोड़ देता हूँ। इसलिए यू नीड टू एम हाई एंड यू नीड टू प्रिपेयर वेरी मच, तब जाकर के ये सारी बातें होगी। चलो तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी चीजें मैं आपको समय के साथ साथ बताता चलूंगा। सर पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सब बताऊं। वैसे मैं एक बात बताऊं, पढ़ने की द बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पढ़। क्योंकि पीपल डू लॉट ऑफ प्लानिंग, हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, प्लानिंग 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 प्लानिंग, एग्जीक्यूशन अंडा। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, पढ़ लो। सर वो कैसे? जितना हम रोज पढ़ाएंगे और जो हम रोज इंस्ट्रक्शन देंगे बस उतना आपको करना है। एंड लेटर यू विल रियलाइज कि सर ये बस नहीं है, बस उतना कह दिया आपने, यही बहुत कुछ है, ये हमने कर लिया तो हमको भी मालूम है कि हम पास हो जाए। हर्ष आप लेट आए हैं तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करनी चाहिए एक्सेप्ट क्लासेस? शुरुआत में तो कम करेंगे तो चलेगा, बट अदरवाइज 3 to 4 आवर्स मिनिमम आपको घर पे पढ़ना चाहिए, दैट विल बी नीडेड। ओके, आप लोगों ने कंपनीज एक्ट तो फाउंडेशन में भी पढ़ा था, राइट? सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 22 तक, तो वहां तक की जो चीजें हैं आई वोंट स्किप इट, डोंट वरी, मैं वो सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा। पर हम कंपनी लॉ कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ क्विकली। सबसे पहले आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, ये कुछ इसके सॉफ्ट कॉपी है नोट्स की। इस तरह के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आपका प्राइमरी सोर्स होगा और यही आपका फाइनल सोर्स होगा। पढ़ाई कहां से करनी है? नोट्स में से। डिटेल्ड एग्जॉस्टिव सारी चीजें यहां कवर्ड है। हार्डली 180 पेजेस हैं, जिसमें कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट दोनों कवर होते हैं। ये दोनों एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा। ये 180 पेज अगर आपने पढ़ लिए, अगर ये आपको समझ में आ गए, अगर आपने ये रट डाले, तो फिर मतलब आपको बेहतरीन नंबर स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? लेकिन लॉ बाय नेचर ही बड़ा डल और बोरिंग सब्जेक्ट है। लॉ मतलब वो फाउंडेशन वाला लॉ अलग था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो जमाने भर की किस्से कहानियां होते हैं, रियल लाइफ में वो अलग ही तरह से काम में आता है। फाउंडेशन में लेवल भी अलग था, इंटरमीडिएट में लेवल अलग है। तो इस एक्ट के साथ में बात क्या है बेटा, द कंपनीज एक्ट के साथ में, कि ये बड़ा प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट है, अपने आप में बड़ा डल और बोरिंग सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो आपका इंटरेस्ट इसमें आए, इसलिए मैं आपको नोट्स से नहीं पढ़ाऊंगा। नोट्स तो आपको खुद घर जाके पढ़ने होंगे। मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाऊंगा। द कंपनीज एक्ट 2013। पहले 1 महीने बच्चे इतने एक्साइटेड थे, वाह
वी आर इन सीए इंटरमीडिएट, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, अब की बार जान लड़ा देंगे, फाउंडेशन में जो गलतियां करी थी वो नहीं करेंगे, शुरू से पढ़ाई करेंगे, जोरदार पढ़ाई करेंगे, फोड़ के रख देंगे। पहले 1 महीने ऐसे ही, बाद में फिर चीजें बदलती रहेंगी। तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाऊंगा, और आपको स्कूल में भी एक चीज शायद थ्योरी में सिखाई होगी कि जब आप एक थ्योरी का आंसर लिखते हो ना, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, क्या हमको एग्जैक्टली वैसी ही लैंग्वेज रिप्रोड्यूस करनी पड़ेगी? हाँ, एक पंक्चुएशन भी इधर उधर आ गया, पूरा आंसर काट के 0 दे देते हैं, वर्ड तो छोड़ो। बेटा अगर मैं हाँ भी कह दूं ना कि जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है या जो मेरे नोट्स की लैंग्वेज है वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी, अगर मैं हाँ भी कह दूं ना तो भी आप याद नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी। अव्वल तो मैं हाँ कह ही नहीं रहा, आपको एज इट इज लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप छोटे बच्चे थोड़ी हो जिसको आंसर रटना पड़ेगा। आपके आंसर में कॉपी चेकर को वैल्यू पॉइंट्स दिखना चाहिए। बोलना क्या कहा मैंने, क्या दिखना चाहिए? सुना है ऐसा कुछ आपने? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या फाउंडेशन में? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके शेयर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200। कुछ याद आ रहा है? जो अपने शेयर्स डिवेंचर्स का पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बताए, प्रिस्क्राइब करे। पर 200 मेंबर्स की काउंटिंग के समय जॉइंट होल्डर्स को 1 काउंट कर लेंगे। याद आ रहा है कुछ? एम्प्लॉय मेंबर्स को काउंट नहीं किया जाएगा, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। देखो ना डेफिनेशन में, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच बाइट्स आर्टिकल्स। कंपनी, ये सारी शर्तें कहां लिखे? आर्टिकल। उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल हो, उसमें 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो, उसके शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन हो, वो पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, 200 की काउंटिंग में एम्प्लॉय नहीं आएंगे, एक्स एम्प्लॉय नहीं आएंगे, जॉइंट होल्डर्स को 1 गिना जाएगा। 8 वैल्यू पॉइंट्स। अगर ये 8 वैल्यू पॉइंट आपके आंसर में नजर आ गए तो फिर आपने रेस्ट ऑफ द ग्रामर और वोकैबुलरी क्या यूज करी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये है लॉ। बात समझ में आई है आपको? अरे सर इससे तो बहुत आसान हो जाएगा, इतना बड़ा सारा हमको 200 शब्द रटने की जगह सिर्फ 8 शब्द रटना है। हाँ, और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करना है। एंड आई होप आपकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। आर्या है, जारिया है, भियो टाइप की लैंग्वेज आपकी नहीं है तो देखो भैया मैं बता रहा था कि एक कंपनी में, आई होप आपकी ऐसी लैंग्वेज तो नहीं है। जब आपको कोई बोले कि आप अपने शब्दों में कहो तो आप अच्छे शब्दों में अपनी बात को कह पाओ, तो आपको सिर्फ वो 8 शब्द याद करने, 100-150 शब्द याद करने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सर मेरी क्या वोकैबुलरी भी वीक है ना, मैं तो शब्द ही बहुत कमजोर है, मैं क्या बताऊं आपको। फिर उसका एक रास्ता है, तब भी रटने की जरूरत नहीं। नोट्स की फ्रीक्वेंट रीडिंग करो। सुनो, आपने कभी इस बात को नोटिस करा है कि आप जैसे लोगों के साथ में रहो, स्लोली ग्रेजुअली आपकी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। आपके कोई दोस्त हो जो काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, या आप वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखते हो जिसमें हर एक सेंटेंस में एक उच्च श्रेणी का धार्मिक वचन आता ही है, तो ऐसे बच्चों को अपने घर में, फैमिली में, रक्षाबंधन के टाइम जब 20 लोग हॉल में बैठे हैं, अपने आप पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। छोटे भाई ने जैसे ही आपको गुस्सा दिलाया, आपके मुंह से ऑलमोस्ट निकल गया था बे। सॉरी, आई कांट गिव यू एग्जांपल, राइट? क्यों? आपकी भाषा क्यों हो गई? आप बुरे व्यक्ति थोड़ी हो, वेब सीरीज ने आपकी भाषा भ्रष्ट कर दी। जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसी भाषा अपने आप हो जाएगी। तो मेरे नोट्स के साथ रहो, बार बार पढ़ोगे ना
तो एग्जाम छोड़ो, घर पे लीगल लैंग्वेज में बात करने लग जाओ। आप सिस्टर को कोई गिफ्ट दे रहे हो तो आप बोलोगे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द पापा एक्ट 2022, I hereby transfer ownership of this mobile phone to you, and after this transfer neither me or nor any of my relatives or legal representative or heir or nominee will have a claim on this property, and you will be absolute owner of this property. You will be able to use it, rent it, throw it, transfer it, and not only you, your legal heir, successor, legal representative and nominee can also use it. कहना क्या चाहते हो? गिफ्ट दे रहा हूं बहन, तेरा हुआ मोबाइल आज से, तो पहले नहीं बता सकते थे। वो लैंग्वेज आएगी बेटा ना, पढ़ो ना नोट्स को बार बार, ऑटोमेटिक लीगल लैंग्वेज आपके आचरण में ही आ जाएगी। और आपकी लैंग्वेज खुद की अच्छी है तो डोंट वरी देन, सिर्फ वैल्यू पॉइंट रखना है आपको, समझ गए आप? तो लॉ इंटरेस्टिंग भी रहे और सर मेरे को तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि वैल्यू पॉइंट कौन सा, मैं तो ग्रामर अंडरलाइन कर ली कि ये वैल्यू पॉइंट। अरे यार भाई साहब, तो मैंने उसी लिए तो फिर ये स्लाइड्स बनाई है ना। इन स्लाइड्स के ऊपर या तो कुछ इंटरेस्टिंग नजर आएगा आपको या वैल्यू पॉइंट्स नजर आएंगे। और जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको बोलूंगा, जब मैंने एक स्लाइड पढ़ा दी मैं बोलूंगा नोट इट डाउन, तो साथ साथ में आपके अपने हैंड रिटन नोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। समझे आप इस बात को? बाद में रिवीजन करते समय सिर्फ वैल्यू पॉइंट्स को रट्टा मारना है और नोट्स की रीडिंग करना। ये स्ट्रेटेजी पर हम लोग चलने वाले। बात समझ में आई आपको? तो सबसे पहले चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजी आज के लिए बहुत बता दी मैंने, और समय पे आपको मैं बताता रहूंगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा पढ़ाया होगा ना बचपन में, 11th-12th में ही पढ़ा दिया होगा कि द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, कॉम प्लस पेनी। इंग्लिश के ज्यादा करके वर्ड लैटिन से आए हुए हैं। सो कॉम मीन्स टुगेदर, साथ साथ, पेनी मीन्स ब्रेड। सो several hundred years back there used to be a practice in England that a group of businessmen used to do their lunch together, and while doing the lunch they used to discuss their business. अपने यहाँ तो खाता खाते समय बात करना भी मना है। भोजन मंत्र पढ़ो पहले और कंसंट्रेशन से खाना खाओ। वो लोग खाते खाते बिजनेस की बातें करते थे। Group of people taking their bread together was named as company. तो सर एग्जाम में ये पाव भाजी रोटी वगैरह क्या हो, खाना खाने वाले लोग नहीं, एग्जाम के लिए नहीं था। एग्जाम के लिए तो ये है। As per section 2 clause 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any other previous company law. You can note it down this part. मुझे एक अलग कॉपी चाहिए आपसे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें ऐसे मिक्स कॉपी मत बनाना ना, इसी में अकाउंट्स चल रहा है, इसी में अदर लॉस चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से ले आना। सेपरेट कॉपी चाहिए और एक स्लाइड नोट डाउन करने के बाद 5-6 लाइनें ब्लैंक छोड़ देना हमेशा, ताकि बाद में कुछ और ऐड करना हो तो वहां ऐड किया जा सके। लिखिए। पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में आपने कि किसी भी एक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हर टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन। एन एक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्शंस।
जो बैग आप लेके आए हो ना, इवन दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, and each section is numbered 1 2 3 4 5 6 7 8 458 like this. Then even each section is broken down into parts, and each part is named as subsection, and it is further broken down, it becomes clause, and when you further break it down it becomes subclause. Section, subsection, clause, subclause. इसके अलावा लॉ में होते हैं एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजो, इलस्ट्रेशंस एक्सेट्रा. सबसे पहले तो लॉ चैप्टर्स में डिवाइडेड है. 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है. कंपनीज एक्ट 2013 आईसीआई के चैप्टर्स नहीं, भारत सरकार ने जो लॉ बनाया उसके चैप्टर्स. 10 चैप्टर, 10 चैप्टर्स आर इन योर सिलेबस. चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10, which covers section 1 to section 148. Currently we are studying chapter number 1, which covers only 2 sections, section number 1 and section number 2. Let me tell you, this is not section 2 subsection 20. This is section 2 clause 20. यार इसमें क्या फर्क है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है. मैं बताता हूँ, देखो आप कि what is the difference between सबसेक्शन एंड क्लॉज. देखो मैं आपको ऐसे सेक्शन 2 के थ्रू शायद आपको समझ में. ये देखिए, लुक एट दिस, दिस इज सेक्शन नंबर 3. अब सेक्शन नंबर 3 में क्या हुआ, ये सेक्शन नंबर 3, उसमें सीधे नंबर 1 लिख के लॉ मेकर्स ने कुछ लिखना चालू कर दिया. तो ये कहलाएगा सेक्शन 3 सब सेक्शन 1. लेकिन अगर यहीं पे कुछ ऐसा शुरू हो जाता, इन दिस सेक्शन अनलेस ऐसा कुछ डॉट 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 डॉट, मतलब कुछ, फिर ये 1 2 3 नंबरिंग चालू होती. मतलब एक लाइन या एक पैराग्राफ होता और फिर 1 2 3 चालू होता. फिर ये सब सबसेक्शन नहीं कहलाते, फिर ये क्या कहलाते? क्लॉज. क्योंकि वो पैराग्राफ के अंदर का डिवीजन है ना, तो फिर वो सेक्शन सबसेक्शन नहीं है, फिर वो क्या होता? क्लॉज. तो सेक्शन 2 ना बेयर एक्ट में ऐसे ही चालू हुआ है. सेक्शन नंबर 2 कुछ इसी तरह से चालू हुआ है. जैसे सेक्शन 1 में ना डायरेक्ट सबसेक्शन 1 शुरू हो गया, तो 1 सबसेक्शन 1, 1 सबसेक्शन 2, इस तरह से उसको कहते हैं. लेकिन सेक्शन 2 कैसे शुरू होता है? इन दिस एक्ट unless the context otherwise requires, और फिर उसके बाद 1 2 3 4, इसलिए वो क्या कहला रहे हैं? अब क्लॉज कहला रहे हैं. वैसे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो आप तो 2 लिख के ब्रैकेट में 20 लिख दो. कॉपी चेकर को बोल तू पढ़ा लिखा है, तू खुद समझ ले कि ये सेक्शन है कि क्लॉज है. छोड़ो ना, आपने वो ऐसा लिखने की जरूरत थोड़ी है SUB SECTIO है. नो, नॉट एट ऑल. As per section 220, company means a company. वाह, क्या डेफिनेशन. आज छोटा भाई पूछ ले आपसे, 8th क्लास में पढ़ता है, अरे भैया ये क्या न्यूज आती न्यूज़पेपर में, कंपनी कंपनी, तू सीए कर रहा है ना, तू बता व्हाट इज कंपनी. आप बोलोगे सुन छोटे, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. बोलेगा मेरे को पता था, तेरे को कुछ नहीं आता. ये डेफिनेशन से कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता. बस एक बात इससे इंश्योर हो जाती है कि जब तक आप कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन ना करवा लें, तब तक आप कंपनी नहीं. पर सर मैं तो 2012 में रजिस्टर हो गया था, तब तो ये एक्ट आया ही नहीं था. तब चलता था द कंपनीज एक्ट 1956. उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, शायद 1913 था. ये नोट्स में पूरी लिस्ट बनी हुई मिलेगी आप. आई डोंट नो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है. एनीवेज, उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 था. उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 था. और उसके पहले भी कुछ कंपनीज एक्ट थे. ये पहला नहीं है, इसके पहले बहुत सारे एक्ट हुए हैं.
इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यू आर अ कंपनी. You were registered under any previous company law and you still continuing, you are still a company. Once you are a company, then you need to follow roughly 450 sections of the Companies Act. एक बार अगर आपके ऊपर टैग लग गया कंपनी, ये पूरा मोटा सारा एक्ट आपको फॉलो करना. अरे जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एफ फर्ग्यूसन एंड कंपनी, बी बॉटलेबाय एंड कंपनी, नाटा महाजन एंड कंपनी, अरोरा तुलसियान बाटिया एंड कंपनी. ये सब कंपनीज है क्या जिन्होंने नाम में एंड कंपनी लगाया? क्या लगता है आपको? मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स सफिक्स एंड कंपनी. आपका क्या नाम है? लोकेश. आगे लोकेश बाल्दी एंड कंपनी. कल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, अपने प्रोप्राइटरशिप में काम चालू करेंगे, पता है क्या नाम रखेंगे? ये लोकेश बाल्दी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नाम में एंड कंपनी लगा लेने से कोई कंपनी नहीं होता है. कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होने से आप क्या कहलाते हो? कंपनी. इस पूरी डेफिनेशन में एक छोटी सी काम की बात जरूर निकल के आती है, और वो काम की बात क्या है? रजिस्ट्रेशन. अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन. पर इस डेफिनेशन से हमको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में नहीं आई, तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने वाली ये डेफिनेशन, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. वाओ, यू आर आल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल joined together for any common purpose. Fantastic. All of you joined together to clear CA intermediate examination. Company is a group of people joined together for any common purpose. सब तो ये तो हम भी कंपनी हो गए सर. सर वो मम्मी की किटी पार्टी में जो सारी आंटियां आती, joined together for a common purpose, pitching their mother-in-laws. They are also company. नहीं, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रजिस्ट्रेशन. नॉर्मली दिस पर्पस इज डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट. क्या पर्पस होता है? लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट आपस में बांट के खाएंगे. सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन चिपका दी हमारे ऊपर कंपनी बोल के? पढ़ो. Partnership is a group of people joined together for any common purpose, normally for doing business and sharing profit thereof. Partnership के लिए भी यही सही है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंपनी को पार्टनरशिप से अलग करती है. उसमें सबसे पहली बात, ये पूरी स्लाइड कुछ इस तरह से चलने वाली है, तो आपको भी आगे ऐसे ही नोट करना रहेगा. आप लिखना शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं. मैं पढ़ा रहा हूं तब आप लिख रहे हैं. यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली. बड़ा क्यूट स्टूडेंट यहाँ पर राहुल है, बड़ी क्यूट बातें पोस्ट कर रहा है. मैं इस क्यूट स्टूडेंट को देखने के लिए बड़ा क्यूरियस हो गया हूँ. मेरा मोबाइल नंबर लिखो, अपना पिक्चर भेजो ना राहुल जरा. मेरा मोबाइल नंबर आपको हर स्लाइड पे दिख जाएगा, पिछली पे भी था. 9893040600. एक व्हाट्सएप पे अपना मुस्कुराता हुआ सा वीडियो भेजो ना, छोटा सा राहुल. बहुत ही प्यारे बच्चे हो. आई एम लाइकिंग यू. मैं देखना चाहता हूँ. हाँ, ये आपने नोट किया.
सर यदि जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी एंड कंपनी लगाती है एंड जो नहीं रजिस्टर्ड है वो भी एंड कंपनी लगाती है, तो पहचानेंगे कैसे? अनिकेत की मदद करेगा कोई, कैसे पहचानेंगे? Exactly. If a company is registered under the Companies Act, there is a suffix, surname Companies Act देता है। दो तरह की जातियां होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में लगा होगा प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में लगा होगा लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी एक्सेप्शन है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो एंड कंपनी लगा देने से तो सिर्फ एंड कंपनी लिखा है, इसका मतलब तो वो कंपनी नहीं। किसने एंड कंपनी लिमिटेड लगा लिया तो मतलब वो कंपनी है। किसने एंड कंपनी नहीं लगाया, सिर्फ लिमिटेड लगा लिया, मतलब वो भी कंपनी है। ओके, सबसे पहली खास बात, ऐसा क्या खास है जो कंपनी को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग? थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं आप, फिर हम गियर अप करेंगे, आगे और चीजें पढ़ते जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। आपको आरओसी के पास, आरओसी फुल फॉर्म प्लीज, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देता है एंड देन योर कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्या एक पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? क्या करवा सकती है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन? यस, डेफिनेटली। अच्छा, और प्रोप्राइटरशिप एक्ट 1928 के हिसाब से क्या एक प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? यस और नो? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर रहे। यस और नो? शाश्वत ने बिल्कुल सही कमेंट करा है, ऐसा कोई एक्ट होता ही नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप एक्ट 1928 जैसा कोई एक्ट नहीं है, तो मैंने अभी अपने मन से कह दिया। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर बिजनेस कर रही है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर एक कंपनी बना रहे हो तो कंपनी तो पैदा ही तब होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। दिस इज समथिंग व्हिच डिस्टिंग्विशेस अ कंपनी फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। What is a company? It's an organization. Usually it's a business organization. Then the next characteristic is artificial person. Let's break it down into two parts. One is artificial, other one is person. Let me ask you one question. Is company a person? हाँ मानवेंद्र, LLP का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पर उसका एक्ट अलग है, LLP एक्ट है वो। क्या कंपनी एक पर्सन है? यस और नो? एंड लेट मी आंसर। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर नहीं है मुझे कुछ भी। क्या कंपनी एक पर्सन है? नहीं, बट नहीं चाहिए मुझे, बस यस नो चाहिए। आई नीड ओनली यस और नो, और कुछ भी नहीं चाहिए। यस, यस इट्स अ पर्सन एंड आई कैन प्रूव इट। आर यू अ पर्सन? चलो फॉरगेट अबाउट द कंपनी, आप पर्सन हैं क्या? अरे इसमें क्या शक कर रहे हो, आप हो पर्सन। लेट मी प्रूव इट। 18 साल के हो गए क्या? कितने बच्चे हो गए? 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, राइट? तो कैन यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? मतलब विल दैट कॉन्ट्रैक्ट बी एनफोर्सेबल और नॉन एनफोर्सेबल, वैलिड और वॉइड? So you can enter into contract. Can you buy properties? अगर आपके पास पैसे हों सपोज तो, in your own name, I'm saying, कोई लैंड खरीद लिया आपने खुद के नाम, is it possible? Can you sell properties in your own name? Okay. Suppose you entered into a contract and the other person is not following the terms and conditions of the contract. Can you sue on him? Sue मतलब SU
ई। इंग्लिश थोड़ी विचित्र भाषा है, लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। आपके हिसाब से मुझे उसको प्रोनाउंस करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए स्यू, ठीक है, बट लोग जनरली क्या बोलते हैं उसको, सू। तो आप किसी पे सू कर सकते हो? अरे यार वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें नहीं मान रहा है, कैन यू सू हिम? यू कैन सू एंड यू कैन बी सूड बाय अदर्स। तो ये सारे काम कंपनी भी कर सकती है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन सू, कंपनी कैन बी सूड, company can hold property, company can buy property, company can sell property. You are capable of all those things, company is also capable of doing all those things. That means आप person है, hence proved that company is also a person. But आप natural person है, आप और बहुत सारी काम है जो कर सकते हैं. You can marry, sir, though I won't right now. नहीं, boys can't marry, let me tell you. Oh, sorry. अभी तुम 21 नहीं हुए, बॉयज की मैरिज एज अलग। यू कैन मैरी, यू कैन कास्ट वोट इन लोकसभा इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस, महापौर इलेक्शंस। यू कैन कास्ट वोट, अ कंपनी कैन नॉट। यू कैन बी पुट टू इम्प्रिजनमेंट, कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, मेमोरेंडम की कॉपी रख दी जेल में, नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, हाँ, कंपनी कैन नॉट टेक एन ओथ, यू कैन टेक एन ओथ, डिक्लेरेशन तो कंपनी भी दे सकती है। सबसे बड़ी बात, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इवन आफ्टर पासिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन। मान लो आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में हो गया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, SRCC। तो आपने बोला सीए नहीं करूंगा मैं, SRCC से बीकॉम करूंगा। अगर ऐसी चॉइस मिले तो मैं भी बोलूंगा हाँ छोड़ो सी, SRCC से बीकॉम करो, इट्स मोर वैल्यूएबल। आपने छोड़ा, बीकॉम करने चले, 3 साल वहां बीकॉम करा, फिर आपका मन नहीं हुआ कि अब और कुछ मैं पढ़ूं, आपने बिजनेस शुरू कर दिया। फिर आपका मन नहीं करा, आप मिलिट्री में भर्ती हो गए जाके। यू आर अ नेचुरल पर्सन, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विच इज अलाउड बाय लॉ। आप पैदा हो गए तो ठप्पा लगा हुआ नहीं आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेरोजगार नहीं लिखा हुआ आया। यू फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू। बट जब कंपनी पैदा होती है तो ठप्पा लगा हुआ आता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ट्रेडिंग कंपनी, लिखा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। कंपनी वही कर सकती है, दूसरा कुछ करेगी तो आपने सुना होगा अल्ट्रा वायरस हो जाता है, सुना कभी आपने? यही तो डिफरेंस है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन है क्योंकि आपकी उसकी बातें मिलती हैं, पर कुछ बातें जो आप कर सकते हैं कंपनी नहीं कर सकती, तो पर्सन कैसा है? आर्टिफिशियल। सेपरेट legal entity. You are owner of company, company is owner of assets. You are not owner of assets of the company. आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इंडियन होटल्स लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज पे गए, खरीद एक शेयर 700 रुपए का। क्या करती है कंपनी? होटल्स चलाती है। क्या नाम है? ताज। ओ, तो आप गए मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया के पास वाले ताज में, आप रिसेप्शन पे जाके बोल रहे हो प्रेसिडेंशियल स्वीट ओपन करना, सर दैट्स 2 लाख रुपीस पर डे प्लस टैक्सेस। तो जेब मेरे से पैसे लेगा तू? तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? डर गया सामने वाला, ये कोई पुलिस वाला, प्राइम मिनिस्टर, कौन है भाई साहब? बोले मैं इस कंपनी का मालिक, कंपनी इस होटल की मालिक और तू इस होटल में नौकर। कंपनी होटल की मालिक, मैं कंपनी का मालिक, मैं होटल का मालिक, तू मेरा नौकर। चल जल्दी खोल। पैसे किस बात के? नहीं भाई साहब, इज्जत से उठा के बाहर फेंकवा देंगे आपके एक शेयर के साथ आपको।
you're owner of company but you're not co-owners of the assets of the company because company has got a separate legal entity. Similarly, liability of company is not your liability. आपका शेयर फुल्ली पेड अप है तो कंपनी के सिर पे कितना भी लोन चढ़ाओ आपको वो चुकाने की जरूरत नहीं. अरे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. आप में से सब बच्चों का कोई ना कोई एक अच्छा फ्रेंड तो होगा. आप में से कितने लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है? रेज योर हैंड. डर क्यों रहे हो ऐसे? मैं कुछ करूंगा थोड़ी आपके साथ. मैं कॉमेडियन थोड़ी जो रोस्ट करूंगा हाथ उठाने वालों को. अच्छा, बाकी लोगों के दोस्त नहीं है? अच्छे नहीं है सर, वो बहुत ही मतलब बहुत ही टॉक्सिक है. मतलब टॉक्सिक थोड़ा अच्छा वर्ड हो गया बस, बाकी तो कुछ नहीं. आप तो कहना कुछ और चाह रहे थे. बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया कि मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, दांतों काटी यारी है, लंगोटिया यार है, ब्ला ब्ला ब्ला, फास्ट फ्रेंड है. अब आपके दोस्त ने 10 साल आगे चलते हैं, अपन फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं. आपके दोस्त ने क्या करा कि लोन लिया बैंक से और पैसा डूब गया सारा बिजनेस, 100 करोड़ रुपए. तब तक आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, आपके पास 500 करोड़ की वेल्थ हो गई. तो वो 100 करोड़ बैंक को अब आप चुकाओ. बहुत अच्छा दोस्त है यार, एक दिन उससे मिला बिना नहीं जाता है आपका. चुकाओगे ना? यस और नो? कम ऑन, क्विक, जल्दी बोलो. है ना आपकी लाइबिलिटी लोन चुकाने की? यस और नो? कम ऑन यार, अरे बोलो ना यार, कैसे करते हो यार? शर्माते बहुत हो एक तो आप लोग. बोलो. कुछ लोग नो कह रहे हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? यस और नो? मेजॉरिटी इज सेइंग नो. व्हाई? क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी. दोस्त छोड़ो, सगा भाई भी हो, सगी बहन भी हो, उसका लोन भी चुकाने की जरूरत नहीं है. बाप बेटे को आपस में लोन चुकाने की जरूरत नहीं है. आपने लोन ले लिया, बैंक पिताजी से पैसे मांग रहा है कि आपके, बोले मैंने घर से कब का निकाल दिया इसको, नालायक है, कपूत है. और ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थोड़ी जो उसको हिस्सा मिलेगा, ये मेरे कमाए हुए पैसे. डू यू नो दिस फैक्ट कि आपको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में सिर्फ उतना ही क्लेम मांगने का हक है जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पापा ने भी नहीं कमाई हो, जो विरासत में चली आ रही हो. अरे 150 साल से हमारा घर है यहाँ पे, उसमें आपका भी हिस्सा है. मांग मत लेना, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे. पर जो पैसे पापा ने कमाए आप उनसे नहीं मांग सकते, वो पूरा किसी को दे सकते हैं आपको छोड़. एनीवेज, मतलब पिताजी को बेटे का, बेटे को पिताजी का, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का, अगर उनका अपना अलग अलग पैसा है खुद का कमाया हुआ, कोई लोन चुकाने की जरूरत नहीं है. पता है क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी. यही चीज शेयर होल्डर और कंपनी को भी अलग करती है. बोलते हैं जब कंपनी रजिस्टर होती है, there comes into existence a well, VEIL, curtain, which is named as corporate well, जिसको हम बोलेंगे कि कॉर्पोरेट पर्दा आके पड़ जाता है और दुनिया के सामने रह जाती है सिर्फ कंपनी, और पर्दे के पीछे चले जाते हैं शेयर होल्डर्स. अब दुनिया कंपनी से निपटे, शेयर होल्डर्स से उनका कोई लेना देना नहीं है. क्यों? बिकॉज कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एंड व्हाट इज सेपरेटिंग देम? कॉर्पोरेट वेल. फिर आपने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी पढ़ा होगा, वो बात में देखिए. परपेचुअल सक्सेशन. प्रोपराइटर की डेथ हो जाए, प्रोपराइटरशिप खत्म. पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अनलेस अदरवाइज अग्रीड अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स. कंपनी में शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता. अरे ऐसे करें तो कंपनी चल ही ना पाए. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यू नो कितने शेयर होल्डर हैं? 40 लाख. इंदौर की अनऑफिशियली पॉपुलेशन 30 लाख बताते हैं, सेंसस में तो और कम. अनऑफिशियली कितनी बताते हैं? 30 लाख. इंदौर शहर में तकरीबन मिनिमम 100 लोग रोज मरते हैं. माय गॉड, क्या
अरे शमशान कब्रिस्तान जाके काउंटिंग ले लो, पता चल जाए। ऑन एन एवरेज 100 लोग रोज मर जाते हैं कम से कम, तो वो 40 लाख लोगों में से 200-400 लोग रोज मरते होंगे। अगर मेंबर की डेथ पे कंपनी का वाइंडिंग अप होता हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हर मिनट में वाइंडिंग अप हो जाए। कंपनी बंद फिर चालू करी, फिर बंद फिर चालू करी, फिर 2 मिनट का मौन भी रखें तो 365 दिन मौन में निकल जाएंगे। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर मरता है मर जाए, कंपनी कंटिन्यू करेगी। टाइटन नाम की कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा फॉर्चुनेटली राकेश झुनझुनवाला जी के चले जाने से। 11,000 करोड़ रुपए की होल्डिंग है उनकी टाइटन, 11,000 करोड़। हाँ, और अकासा एयरलाइन क्या नाम रखा, अक्सा अकासा, उसको फर्क पड़ेगा क्योंकि वहां वो सिर्फ शेयर होल्डर नहीं है, प्रोमोटर है। वहां सिर्फ पैसा नहीं लगाया है, साथ में दिमाग भी चलाना था। अब मुश्किल है। गॉट इट? परपेचुअल सक्सेशन क्लियर है? चलिए, तो बाकी बातें कल करते हैं, ठीक है? अभी आपका शायद लंच ब्रेक है क्या है? अगली क्लास कितने बजे? 12:30 है। ऑल राइट, सो हैव फन, एंजॉय। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, तो ऐसे 5-5, 10-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो बाद में जाके बड़ा पहाड़ नहीं बनेगा। थैंक्स, बाय।